नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे अरविंद की। दोस्तों ये मत समझना मैं अरविंद केजरीवाल या अरविंदो फर्मा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जब से इलेक्शन स्टार्ट हुआ है तब से ये डिस्प्यूटेड मामला ही रहा है। दोस्तों हम बात करेंगे छोटी सी कंपनी जिसका नाम है अरविंद लिमिटेड। दोस्तों आप सबको पता होगा अरविंद के बारे में, नहीं पता होगा तो हम इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट का पार्ट जो है रिसेंटली आने वाला है 6 तारीख को, और 6 तारीख को इसका बोर्ड मीटिंग होने वाला है। और उसके बाद इसका रिजल्ट का पार्ट जो है वो आएगा। क्या परफॉर्मेंस निकल के आता है मैनेजमेंट का, वो देखने लायक बात है। लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में यदि मैं देखूं अभी तक के डेटा के बेसिस पे, तो सामने ये नजर आता है जो आज मार्केट जो है वो पीछे की तरफ दौड़ रहा है। अर्थात कहने का मतलब ये रेड कारपेट पे दौड़ते नजर आता है। लेकिन ये स्टॉक है अरविंद लिमिटेड, जो कि मैन्युफैक्चर टेक्सटाइल लिमिटेड, टेक्सटाइल वाली आइटम्स की है। ये कंपनी नियरली 1% से ज़्यादा की जो ग्रीन कारपेट पे उस पर दौड़ती दौड़ती नजर आ रही है। और इसकी बात करेंगे हम, इसकी कंपनी का क्या और परफॉर्मेंस लेवल है, और क्या इसका पिछले 1 साल 2 साल का क्या डेटा निकल के आती है। दोस्तों ओवरऑल बात करें तो इस कंपनी की जो परफॉर्मेंस लेवल है पिछले 1 साल में नियरली 200% के आसपास का जंप किया है कंपनी ने। ये अच्छी परफॉर्मेंस रही है। और इससे सेक्टर वाइज के हिसाब से देखेंगे तो वो भी हम एक बार फंडामेंटल्स टेक्निकल का एक पार्ट को देखेंगे। इस स्टॉक में हम बात करेंगे जो कि निकल के ये चीजें आती है जिसका फोरकास्ट यहाँ पे जब मैं बीएस के साथ पोर्टल पे देखूँ, ये डेटा निकल के आती है जो यहाँ पे बाई कॉल की ज़्यादा रिकमेंडेशन दी गई है। ये जो पॉडकास्ट है वो moneycontrol.com के वेबसाइट्स पे है। दोस्तों मैं किसी वेबसाइट्स का प्रमोशन नहीं करता हूँ, किसी भी स्टॉक का कोई प्रमोशन नहीं करता हूँ। कंप्लीटली जो लर्निंग पर्पस के लिए जो जहाँ से मैं डेटा लेता हूँ आपके सामने रखता हूँ, वो ट्रस्टफुली है नहीं है, मैं इस पर ज़्यादा जाता भी नहीं हूँ। क्योंकि ये एक डेटा रिसर्च का बात होती है। तो हमने जो स्टडी करने का सोचा है वो मेन फोकस होता है बीएससी वेबसाइट्स, और दूसरा होता है जो कुछ है जैसे कि स्कैनर करके वेबसाइट्स आती है लोग जो अक्सर लोग यूज करते हैं। हमने भी वही यूज किया है, हमने कुछ डिफरेंट नहीं यूज किया, मैंने अपना कुछ बना के नहीं दिया, मैंने कुछ अपने तरफ से कुछ एड ऑन नहीं कर रहा हूँ। अब इस कंपनी के बारे में पहले जानते हैं अरविंद के बारे में। तो अरविंद के बारे में आपको पता है अरविंद फैशन और फैशन मार्केट की टेक्सटाइल में इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, और बाकी इनके पास ढेर सारे ब्रांड्स हैं। मेन ब्रांड्स के अरविंद के नाम से आती है। अरविंद के कपड़े आते थे। पहले तो कपड़े में इसका वो आता था, लेकिन कपड़े बाद में सिलाने होते थे, ऐसे कपड़े आते थे। इसकी बात करते हैं इसमें क्या फंडामेंटल्स निकल के आती है और क्या इसका अभी रिसेंटली इसका अपडेट निकल के आया है। करंट अपडेट हमने बताया जो 6 तारीख को इसका रिजल्ट जो बोर्ड मीटिंग है वो होने वाली है। उसके बाद बोर्ड मीटिंग के बाद तो रिजल्ट आ ही जाएगा। इसके साथ साथ बोर्ड मीटिंग में ये भी कहा गया है, यहाँ पे मेंशन किया गया है जो फाइनेंशियल्स के साथ साथ कंपनी डिविडेंड के पार्ट में भी डिसाइड विचार विमर्श में लगी हुई है। चलते हैं समझते हैं इस स्टॉक में क्या और आगे का रिएक्शन है। दोस्तों ये हम एक टेक्निकल चार्ट भी यहाँ पे रखेंगे अपने सामने, जो इसका चार्ट क्या निकल के आता है उसमें हम इसी वेबसाइट्स के जो मनी कंट्रोल वेबसाइट्स के ऊपर जो वेबसाइट ये जो लिंक होता है मैं उसी लिंक से यहाँ पे खोलूँ, क्योंकि मैं किसी भी थर्ड पार्टी से आपको ना खोलूँ। तो यहाँ से मैं इसको एडिट करूँ तो यहाँ मिल जाती है चार्ट। और इस चार्ट के बेसिस पे देखेंगे तो स्टॉक पिछले कुछ पीरियड के दौरान देखेंगे तो स्टॉक ने बैक टू बैक जंप लगाया है। ऐसा नहीं कहा सकता जो स्टॉक ने जंप नहीं किया। स्टॉक की रैली देखने को मिल रही है। मैं बैक टू बैक और पुराना पीछे जाता हूँ तो देखने में आती है जो स्टॉक जो है अरविंद की लिमिटेड की, ये हमेशा एक हायर टॉप में काम करने वाला है। क्या इसका फंडामेंटल्स भी उसी लेवल पे काम करता है, हम इसको भी जानते हैं। और जानने के क्रम में सबसे पहले जानते हैं इसका 52 की हाई की बात, तो जो थी 337 रुपये पे, और लो की बात करेंगे तो केवल है 105 रुपये। सोचिए 105 रुपये पिछले साल का डेटा है, और 337 रुपये अभी का डेटा है जो भी लास्ट टॉप पे गया था तब की। और आज की ट्रेडिंग सेशन की बात करूं तो ये 328 रुपये, अर्थात ये 1 2 दिन पहले ही अपने टॉप को ब्रेकआउट किया है और थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुई है। इसमें दूसरी बात करें जो कि देखेंगे इसको ऑलमोस्ट जो 300% के आसपास का यहाँ पे देखने को आती है जंप, यदि बॉटम से लेकर हाई तक की बात है। लेकिन ओवरऑल स्टॉक ने जो जंप किया है नियरली 200% के आसपास, चार्ट में देखें इसको तो 10 रुपए की फेस वैल्यू है इस कंपनी की। और कंपनी करती क्या है, कंपनी गारमेंट्स एंड अपरेंट्स जो कपड़े वाली कंपनी होती है उसमें गारमेंट्स का
काम है कंपनी का। इसका 1 साल का चार्ट हमने रखा जो कि बीएसई पे साथ चार्ट है। जो चार्ट में कहती है जो कंपनी का परफॉर्मेंस जो था पिछले साल वो करीब 112-13 रुपए के आसपास मैं यहाँ से देख रहा हूँ। उसके बाद से ये स्टॉक ने परफॉर्मेंस किया नियरली 314%, 314 रुपये के आसपास लगे। तो सोचिए परफॉर्मेंस लेवल किस लेवल से इंक्रीज किया, नियरली और तो 200% के आसपास तो बिल्कुल जंप किया होगा। देखिए इसको 5 डे के हिसाब से, तो 5 डे में बैक टू बैक ये जंप कर रहा है स्टॉक। 1 महीने के चार्ट देखो तो 1 महीने के चार्ट में कई बार इसने उछाल लगाया है, गिरने का तो नाम थोड़ा बहुत कम है। जबकि इसमें देखो 3 महीने के चार्ट, 3 महीने के चार्ट में एक थोड़ा सा इसमें झुकावट देखने को मिली है, जो कि गिरावट दर्ज किया है स्टॉक ने। लेकिन गिरावट के बाद भी देखने को मिलती है जो स्टॉक ने जो एक रैली दिखाई है वो रैली परफॉर्मेंस बेहतर लग रहा है। बेहतर लग रहा है। साथ में यदि हम इसको और चार्ट को और थोड़ा वाइडली लें और वाइडली क्रम में 6 महीने के चार्ट को लें, तो 6 महीने के चार्ट में हमें ऐसे कई नजर नहीं आता जो स्टॉक ने काफी ज्यादा गिरावट किया हो या काफी एकाएक बुलिश हो गया हो। अक्सर होता है, मैंने कई सारा कंपनी पे स्टडी किया है, तो अक्सर क्या होता है कुछ कंपनियों में पैनिक होता है, 2-4 दिन के लिए स्टॉक में सीधे जंप आती है, दोबारा जब गिरती है तो बॉटम से नीचे की तरफ चली जाती है, लुढ़क जाता है, उसको कहते हैं लुढ़क जाना। यहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिलता, ये स्थिरता दिखती है स्टॉक के अंदर। और परफॉर्मेंस हम इसका वो भी देखेंगे, मैनेजमेंट का जो रिवेन्यू का मॉडल है, जो डिविडेंड का पार्ट है वो कितनी परसेंटेज हिस्टोरिकल डेटा बेसिस पे काम करता है। तो यहाँ पे जो सब प्रेडिक्शंस वाली बात नहीं करते हैं, पहले हम इसको हिस्टोरिकल डेटा की बातें करते हैं जो कि एक फंडामेंटल्स के पार्ट्स आते हैं। तो इसको 1 साल के चार्ट हमने देखा, अब इसको समझते हैं जो क्या है 1 साल के चार्ट में। जो एक तो हमने सबसे लास्ट अपडेटेड जो इसका न्यूज अपडेटेड होता है वो हमने सामने रखा। इसके साथ साथ देखें इस कंपनी का, तो ये निकल के आती है जो कंपनी का क्या और बाकी चीज़ें, जैसे कॉर्पोरेट एक्शन के हिसाब से देखें तो कंपनी का जो डिविडेंड का पार्ट है, जो कि 23 में कंपनी ने डिविडेंड दिया था, नियरली कंपनी ने 2 बार डिविडेंड दिया, जुलाई में और जुलाई में, मतलब 21 जुलाई और एक ही टाइम में 2 डिविडेंड देता है, फाइनल डिविडेंड, एक स्पेशल डिविडेंड। तो दोनों को मिला के देखेंगे तो नियरली 5 रुपया 75 पैसे के आसपास आता है। इस हिसाब से देखें तो 10 रुपए की फेस वैल्यू पे आपको 5 रुपया 75 पैसे का डिविडेंड मिलता है। तो ये एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन उस लेवल से परफॉर्मेंस है, क्योंकि 10 रुपए का फेस वैल्यू है तो आपको साढ़े 5-6 रुपए के आसपास दे रहा है, नियरली 60% मान लेते हैं, नियरली 60% आपको डिविडेंड का पार्ट भी देती है कंपनी। अभी इस साल का जो एक्सपेक्टेशन है, जैसे इस साल है सब 5 रुपया 75 पैसा का दिया था टोटल मिला के, तो इस साल के एवरेज अभी ये एक्सपेक्टेशन आती है जो कंपनी इसको कम से कम 7.5 या 8 रुपए का डिविडेंड पार्ट दे, ऐसा मेरा अनुमान है इसके ऊपर, क्योंकि जो हिस्टोरिकल डेटा है वो डेटाबेस, तो एक्चुअली कंपनी क्या देगी वो तो कंपनी की बोर्ड डिसाइड करेगी। अब यहाँ पे दूसरी बात निकल के आती है रिजल्ट की पार्ट। अब रिजल्ट की पार्ट में अभी तक रिजल्ट इसका आएगा 6 तारीख को। अब रिजल्ट के बाद हम इसका परफॉर्मेंस भी दोबारा एक रिव्यू देखेंगे जो क्या इसका जो परफॉर्मेंस लेवल रहा है वो उस लेवल से रहा है या नहीं रहा है। तो इसकी बात करें तो इसमें ये निकल के आती है दोस्तों, ये हो सकता है इसके बाद ये निकल के आती है जो कंपनी में जो परफॉर्मेंस लेवल है वो वो ये है, मैं थोड़ा सा आपने जूम आउट कर दिया हूँ यहाँ पे, तो जो रेवेन्यू का पार्ट है वो उसमें देखें यदि कंपेरेटिव करते हुए सितंबर दिसंबर में क्या निकल के आती है, 1757 करोड़ से थोड़ा सा डिफिसिट करती है कंपनी का रेवेन्यू और 1754 करोड़ के आसपास रहती है। लेकिन अब बात है यहाँ पे बड़ी लेकिन की, लेकिन जो 78 करोड़ के टोटल नेट प्रॉफिट हुआ करता था कंपनी का सितंबर में, वो 90 करोड़ का आ जाता है, 90 करोड़ से ज्यादा का हो जाता है। ये यहाँ पे इसकी वजह से जो नेट प्रॉफिट मार्जिन थी वो 4.5% के आसपास से चेंज होके 5.25% के आसपास पहुंच जाती है। तो यहाँ पे क्या था, एक बिग चेंज था कंपनी के लिए, कंपनी का मोमेंटम ऐसा रहा जो कंपनी का इसको कह सकते हैं जो इसके बेसिस पे फंडामेंटल्स इसके स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, जिस बेसिस पे इसका स्टॉक का परफॉर्मेंस चल रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो नियरली भी थोड़ा सा चेंज हुआ था। इसके साथ साथ इसमें कुछ और डेटा बेसिस की बात करें जो कि कई बार होता है जो हाँ इस क्वार्टर में तो कम परफॉर्मेंस किया, कैसे पहले भी क्वार्टर में कंपनी ने परफॉर्मेंस किया कि नहीं किया। इसको यदि मैं कंसोलिडेटेड डेटा के बेसिस पे देखूं तो ये निकल के आता है जो कंपनी का जो परफॉर्मेंस था किसी टाइम में अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा, जिसमें से 2022 के दौरान देखो तो कंपनी ने 2300 करोड़,
2100 करोड़ और नियरली 2200 करोड़ के आसपास का टोटल सेल्स किया था होल्डली ऑन कंसोलिडेटेड डेटा के बेसिस। यदि स्टैंड लॉन के बेसिस पे इसको देखें तो स्टैंड लॉन के बेसिस पे ये निकल आ रही थी कंपनी का परफॉर्मेंस जो था वो किसी टाइम पे जो कि 22 में करीब 2100 करोड़, 21,000 तो यहाँ पे यदि कंपनी का बैक टू बैक देखें तो एक दो बार इसमें अच्छी खासी जंप थी, लेकिन जो स्टेबिलिटी नजर आती है उसमें क्वार्टर बाय क्वार्टर थोड़ा सा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। दूसरी चीज देखें, जो प्रॉफिट पार्ट की देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में किसी टाइम पे इनका पास 330 करोड़ 340 करोड़ का रिवेन्यू नेट प्रॉफिट हुआ करता था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं, लेकिन वो थोड़ा सा डिफिशिट हुआ था। लेकिन उसको यदि लास्ट 4 क्वार्टर 5 क्वार्टर को कंपेयर करें तो ये निकल के आती है जो कंपनी ने परफॉर्मेंस लेवल में नियरली 10% के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जंप किया है। इसको यदि नेट प्रॉफिट की ओवरऑल देखें तो नेट प्रॉफिट में क्या निकल के आती है, नेट प्रॉफिट में किसी टाइम में कंपनी लॉस मेकिंग भी हुआ करती थी जो कि 11 करोड़ लॉस में पहुंच गई थी, लेकिन ये कंपनी 127 करोड़ तक का नेट प्रॉफिट में गई थी जो कि कंसोलिडेटेड डेटा के बेसिस पे। और अभी देखें लास्ट दो क्वार्टर का जून और इस साल का डेटा जो कि तीसरा तो अभी चौथा आया नहीं है, लेकिन लास्ट तीनों क्वार्टर को देखो इस साल में तो अभी का जो दिसंबर जो क्वार्टर था उसका परफॉर्मेंस काफी बेहतर था और नियरली 84 करोड़ से 94 करोड़ हो जाती है, तो ये थोड़ा सा परफॉर्मेंस बेहतर रहा है कंपनी के लिए कंसोलिडेटेड डेटा के हिसाब से। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहती है कंपनी का, शेयर होल्डिंग कहती है, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो तो क्या कहती है, शेयर होल्डिंग में कहती है कंपनी का मार्च तक का डेटा 41.13% की प्रमोटर होल्डिंग है, रेस्ट जो 58.87% है वो कंप्लीटली पब्लिक है। पब्लिक वाले में बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक ये होता है कि हम इसका बड़ा इंटरेस्टिंग से लेते हैं क्योंकि यहीं पे एक गहरी राज छुपी होती है स्टॉक का, जो स्टॉक का रिएक्शन किस रिएक्शन से आगे का मूवमेंट करेगा, जिस गहरी राज है यहाँ पे छुपा हुआ, उस गहरी राज का जो उपाय है वो ये जानना है इस कंपनी में जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है वो कौन से बड़े बिग बुल हैं जो इस कंपनी को पोजिशनेबल ट्रेड लेके बैठे हो, या कुछ ऐसा तो नहीं है जो सबके सब मार्केट में है और वो मार्केट रिस्क के ऊपर चलती रहती है, मार्केट में न्यूज कुछ आया चलने लगा। तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस लेवल दिखती है, क्लियरली बताऊं, परफॉर्मेंस लेवल जो दिखती है जिसके बेसिस पे मैं चार्ट देखूं यहाँ पे जो परफॉर्मेंस लेवल दिखती है उसके बेसिस पे इस कंपनी का में बड़ी बिग बुल जो है वो एक पोजिशनल ट्रेड लेके बैठे हैं जो कि एक्सपेक्टेशन के साथ बैठे हैं जो अगले 5 साल में अगले 10 साल में स्टॉक का रैंक हमें 200% 300% 400% का बेनिफिट मिलेगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हैं। अब उसका हम जानते हैं इंटरेस्टिंग के साथ और समझते हैं क्या निकल के आता है उसका डेटा में। उसकी डेटा की बात करते हैं, उसमें यह निकल के आती है, हम शेयर होल्डिंग इन्वेस्टर वाले पार्ट में सीधे चलते हैं। इसमें जो प्रमोटर के पास होल्डिंग थी उसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है जो एफआईआई जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनकी पोजीशंस दिसंबर से मार्च में 3% नियरली इंक्रीज हो जाता है, अर्थात वो 3% पोजीशंस को खरीदते हैं। कहाँ से, क्या लगता है डीआई ने बेचा है, तो कहाँ से पब्लिक ने खरीदा है। दोस्तों जैसे ही पब्लिक वाली शेयर्स कोई बड़े इंस्टीट्यूशंस अपने पास खरीदना चालू करें तो ऑब्वियसली क्या होगा, मार्केट की रेंज बढ़ेगी और मार्केट यहाँ पे रेंज इसलिए बढ़ेगी क्योंकि एफआई को ऐसा ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है जो स्टॉक में अगले 2 साल या 4 साल में जो जंप का लेवल है वो कई गुना बढ़ जाएगा और मार्केट में पब्लिक के पास जो थी वो भी रिएक्टिव हो जाती है और वो जो पहले 31% के हुआ करता था, 31 पॉइंट नियरली 32% के आसपास हुआ करता था, वो केवल 29% के आसपास रह गया, अर्थात 3% पोजीशन क्या करती है एफआईआई उसको बाय कर लेती है। यहाँ एक क्लियरिटी कहा जा सकता है कि स्टॉक में एफआईआई ने अपनी पोजीशन को बिल्डअप किया है। जहां तक डीआई की बात करूं तो डीआई ने ऐसा कोई बड़ा फेरबदल नहीं किया, थोड़ा सा इसमें पोजीशन को इंक्रीज किया
और ये इंक्रीज और डिक्रीज जो चलता रहता है, ये मार्केट में चलते रहते हैं, क्योंकि इसमें हो सकता है क्वार्टरली, ये क्वार्टरली डेटा आता है, क्वार्टरली के टाइम पे कुछ ट्रेडिंग के दौरान कुछ ज़्यादा हो गया तो उसके पास रह गया, अब वही डेटा मार्केट में आ गया, तो ये इतना स्टॉक अब हो सकता है उसके एक दिन के बाद उन्होंने बेच दिया। इसमें बड़ी बात करें तो एचडीएफसी का नाम निकल के आता है। दूसरा देखें तो क्वांटम्स म्यूचुअल फंड का नाम निकल के आता है। तीसरा बंधन बैंक की जो है एक उसका नाम निकल के आता है। साथ में देखूं तो और भी कुछ नाम्स निकल के आते हैं, जिसमें एक बड़ी नाम थी इसमें की जिसका नाम है महिंद्रा म्यूचुअल फंड। और यहाँ पे एलआईसी की पोजीशंस नहीं दिख रही है। एलआईसी ने क्या किया हुआ देखें कुछ, एलआईसी कुछ पोजीशंस, एलआईसी कोई पोजीशन नहीं है, अर्थात एलआईसी के पास कोई पोजीशंस हुआ करता था, लेकिन फिलहाल इसमें एलआईसी कोई पोजीशन नहीं दिख रही है यहाँ पे। अब जो एफआई के जो डीआई के बाद जो पब्लिक वाले पार्ट है, पब्लिक में पार्ट में कुछ हैं बड़े लोग, यहाँ भी बड़े लोग बैठे हैं। एक तो डीआई के पास ऑलरेडी कुछ पोजिशनल ट्रेड है, और कुछ पब्लिक वाले में जो जिसको कहते हैं बड़ी इन्वेस्टर्स, उसमें भी कुछ बड़े लोग बैठे हैं, जिसमें एक नाम निकल के आता है एएमएल एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट। इसके पास करीब 1.60% 60% के आसपास का पोजीशन है। दूसरा नाम निकल के आता है जैन सिक्योरिटीज, एक कंपनी है सिक्योरिटी मार्केट में डील करती होगी। इसके पास 1 पॉइंट नियरली 1.25% के आसपास की पोजीशन इसके पास है। इसके हिसाब से देखा जाए तो ऑब्वियसली कंपनी में जो ट्रेडिंग है सिस्टम के अंदर से वो ये निकल के आती है, जो कंपनी का परफॉर्मेंस लेवल्स जो है वो बैक टू बैक अच्छी परफॉर्मेंस लेवल पे कामकाज कर रही है, जिसकी वजह से मार्केट और भी रिएक्टिव हो रही है। और जानते हैं लास्ट में जो कि है शेयर होल्डिंग के जो शेयर के रेट है उसकी एक कट ऑफ डेट के बेसिस पे कितना का चेंज आता है, मोमेंटल क्या रहा है पिछले 10 साल 5 साल 3 साल के दौरान में, उसमें ये निकल के आती है। दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ ये जो कट ऑफ डेट है, कट ऑफ पीरियड है, उस कट ऑफ पीरियड के हिसाब से उसको देखा जाए तो ये निकल के आती है, ये निकल के आती है जो कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले 10 सालों में 421%, 5 सालों में 296%, 3 सालों में नियरली 370%, 2 सालों में 161%, एक सालों में मैंने जो अंदाजा किया था करीब नियर अबाउट 200% के आसपास, तो वही नहीं नियरली 190% के आसपास का जंप है। दोस्तों इसीलिए कहते हैं जो मार्केट है जहां पे पैसे ही पैसे हैं, स्टॉक मार्केट जहां पैसे की बरसात है। इसके साथ 6 महीने के डेटा देखूं तो करीब 60% के आसपास, 3 महीने के डेटा बेसिस देखूं तो करीब नियर अबाउट 5% के आसपास, 1 महीने के डेटा बेसिस देखूं तो नियर 11%, 10.5% से ज्यादा का मोमेंटल है, 2 सप्ताह में 6% से ज्यादा का मोमेंटल है, और 1 सप्ताह में 5% के आसपास मार्केट जंप कर चुका है इसके स्टॉक रेंज। और ये एक स्पेसिफिक डेट के बेसिस पर होता है। दोस्तों ये मैं हमेशा कहता हूं यदि आज के टाइम में मार्केट बुल है, आज से 10 साल पहले 5 साल पहले 2 साल पहले या एक सप्ताह पहले मार्केट की रेंज बियर थी, तो आज की ऑब्वियसली क्या होगा, जो क्लोजिंग प्राइस और पिछले क्लोजिंग प्राइस में जो डिफरेंस आएगा उसमें आज मार्केट बुल दिखेगा। हो सकता है यदि पिछले पीरियड में उसमें मार्केट बुल था, आज के मार्केट में बियरिंग मार्केट हो गया, तो उसका ऑब्वियसली क्या होगा, वो नुकसान दिखेगा। लेकिन जो बैक टू बैक प्रोसेस चलती रहती है उसमें कोई कमी नहीं होती, वो तो जो परफॉर्मेंस लेवल होना है वो चलती रहती है। एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए बने बता, इसको यदि सेंसेक्स से कंपेयर करेंगे तो काफी बेहतर परफॉर्मेंस किया है स्टॉक ने। इसको सेक्टर वाइज इनके सेक्टर से कंपेयर करें तब भी अच्छा परफॉर्मेंस है, कहीं ऐसा नहीं है कमी नहीं दिखती है स्टॉक में। दोस्तों हम बात कर रहे थे आज इसका, इसमें एक दूसरी चीज निकल के आती है, मैं इसका थोड़ा सा एनालिसिस पार्ट को देखूं तो ये निकल के आती है जो कंपनी का जो स्टॉक ट्रेडिंग है उसके बेसिस पे इसमें कुछ डिक्लेरेशन है कुछ नहीं है। मैं सीधे सीधे चलता हूँ पियर्स कंपनी में, और पियर्स कंपनी में बात करते हैं किसका है, एक ट्रीडेंट का है जो कि शायद हमने स्टडी किया हुआ है, एक वर्धमान टेक्सटाइल है जिसपे हम स्टडी करेंगे, अरविंद लिमिटेड को हमने स्टडी किया। दोस्तों मैंने दोबारा बताता हूँ ये अरविंद केजरीवाल या अरविंदो फर्मा की बात नहीं कर रहे थे जो कि कंट्रोवर्सी वाला सब मैटर चल रहा है। ये कंप्लीटली नाम था इसका अरविंद लिमिटेड, ना कोई तोड़ ना कोई जोर, आगे कुछ भी वर्ड नहीं था, केवल केवल अरविंद था। बात करें इंडो
कॉन्स इंडस्ट्रीज का दूसरा नाम निकल के आता है नितिन स्पाइनर स्पिनर्स एंड सुजलेज टेक्सटाइल एंड राजा पल्लेवम मिल्स। तो हम इसका भी बातें करेंगे। अब इसका सबका पी रेशियो देखें तो पी रेशियो सबसे बेहतर जो लग रही है वो लग रही है ट्रीडेंट का। तुम ट्रीडेंट पे ऑलरेडी किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, क्योंकि हम बात कर रहे थे आज अरविंद लिमिटेड की, जो कि एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी था। उसके कुछ डिटेल यदि और भी देखना जो यहाँ पे लिखी होती है, वो लिखी होती है कंपनी इज अ लीडिंग vertically integrated textile company with the presence of the almost 8 decades in the industry. It is amongst the largest manufacturer in the world। कहती है लार्जेस्ट जो डेनिम प्रोडक्ट है, जो डेनिम अर्थात जो जीन्स वाले प्रोडक्ट आते हैं उसकी लार्जेस्ट जो डेनिम मैन्युफैक्चरर है वो यही है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो हमने बात किया दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।